हे लास्ट वीडियो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तक पढ़ा था एंड वहीं से हमें फर्दर कंटिन्यू करना है। तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड समझते हैं सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाई क्यों लाया गया। टू एड्रेस द न्यू चैलेंजेस, वेट अ मिनट, मैं सबसे पहले अपना लेजर पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड इस नोट्स को प्लीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाते चलो। तो इस पे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये तभी इंटरेस्टिंग लगेगा जब तुम ये एग्जैक्टली नोट्स कॉपी कर रहे होगे। एंड दीज आर द एग्जैक्टली सेम नोट्स विच आई हैव यूज इन माई क्लास 12th। ठीक है, जब आई वॉज इन माई क्लास 12 तो मैं यही वाले नोट्स रेफर कर रहा था। एंड ये जो नोट्स हैं ये मेरे सर ने बनवाए थे, तो दीज आर द बेस्ट नोट्स। इसको बनाते चलो तभी ये चैप्टर तुम्हें एक्चुअल में जो मैं इंटरेस्टिंग वे कर रहा हूँ उसमें तुम्हें समझ में आएगा। Okay, let's start from Consumer Protection Act 2019 to address the new challenges. To address the new challenges faced by consumer in digital age of India, Parliament of India on 6th of August 2019 brought Consumer Protection Act 2019 and it came into force on 20th July 2020. Exactly. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए आया, इससे पहले भी जो हमारे पास एक्ट था वो था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए लाया गया टू एड्रेस द न्यू चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंज्यूमर इन डिजिटल एज ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो पहले के लॉस थे वो तब बनाए गए थे जब इंडिया डिजिटल था ही नहीं, तब इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। एंड ये 1986 में बनाया गया है, कितना पहले बनाया गया है। तो अब जो नए डिजिटल इंडिया है उसमें नए तरह के फ्रॉड्स सेलर, मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। तो उन फ्रॉड को रोकने, लेट्स से तुमने अमेजोन से शॉपिंग की एंड वहाँ पे तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, उसको कौन रिजॉल्व करेगा? क्योंकि 1986 के टाइम पे तो अमेजोन था ही नहीं, या फिर था तो इंडिया में तो था ही नहीं, तो रूल्स ही नहीं बनाए गए। तो अगर वैसा ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, कोर्ट एक्शन ही नहीं लेगी। तो इसलिए नए लॉज, जो नए डिजिटल इंडिया में जो कंज्यूमर्स को फेस करने पड़ रहे हैं प्रॉब्लम्स, उनको टैकल करने के लिए एक तरीके का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। और ये लाया कब गया? ये बेसिकली 6 अगस्त 2019 को इसका बिल लाया गया। जब भी कोई नई चीज़ या कोई नया लॉ पास होता है सबसे पहले बिल आता है, फिर वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 अगस्त 2019 को आया एंड ये एक्ट बना 20 जुलाई 2020 को। बट क्योंकि ये आया 2019 में तो उसका नाम हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और सिंपली एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था एंड एग्जाम में ये नहीं आता है। ठीक है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये नहीं आता है एग्जाम में बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज़ है, तो ये तो नहीं पूछेंगे वो। बट फिर भी 6 अगस्त को ये बिल आया एंड एक्ट बना 20 जुलाई। ये चीज़ याद रख लेना, स्कूल में पूछा जा सकता है बट नॉट इन बोर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, यानी ये स्कोप कितना है, इसका कितना ब्रॉडर है, कितना कंसाइज है एंड कितना इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। So the scope of the Consumer Protection Act 2019 is broad and concise and covers wide range of activities. This act covers large, small undertaking. By the way, मैंने एक चीज़ नहीं किया, मैंने वीडियो को सिंक और ऑडियो को सिंक नहीं किया, तो पहले मैं उसको सिंक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अभी ऑडियो सिंक हो गई होगी। एक्चुअली मैंने ऑडियो, मतलब मैं ऑडियो किसी और डिवाइस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो किसी और डिवाइस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए हो ये रहा होगा ना कि वो सिंक नहीं हो पाएगा। बट अगेन उसको भूल जाओ, ठीक है, फॉरगेट दैट, आप इस पर ध्यान दो। तो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे वो लगता है, ये कानून कहाँ कहाँ पे फॉलो हो सकता है। तो स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज़ वेरी ब्रॉड, ये बहुत ही ब्रॉड है एंड बहुत ही कंसाइज है एंड ये कवर करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होगा सही वर्ड, बट अगेन कोई बात नहीं। तो ये लार्ज एंड स्मॉल अंडरटेकिंग में आता है। ठीक है, वहाँ पे फॉलो होता है। ऑल 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों ही सेक्टर्स में फॉलो होगा। ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल ई कॉमर्स साइट। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अमेजोन पे फ्रॉड हो गया तो क्या करोगे? तो जब नए लॉज बनाए गए डिजिटल इंडिया के लिए तो इसमें ई कॉमर्स साइट्स को भी रखा गया कि भैया अगर ई कॉमर्स साइट से भी तो लोग कुछ खरीदते हैं तो भी वहाँ पे कंज्यूमर ही तो है, वहाँ भी तो सेलर्स बैठे हुए हैं जो बेच रहे हैं, कंज्यूमर्स हैं जो खरीद रहे हैं, तो वो भी इसमें कवर होता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस दे आर एग्जेम्प्टेड, सारे गुड्स एंड सर्विस जो इंडिया में बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, उस पर ये एक्ट लगेगा। तो आप कोई भी गुड्स खरीदते हो या सर्विस खरीदते हो एंड वहाँ पे आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको कुछ गलत बेचा गया है, तो आप वहाँ पे उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपके पास, आप कंज्यूमर हो तो आपके पास कंज्यूमर राइट्स हैं। अनलेस दे आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है जो एग्जेम्प्टेड है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। अनलेस दे आर एग्जेम्प्टेड तो बहुत ही ऐसी लाइन है कि इसको समझना पड़ेगा। वेल, आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे हो गया, आपने कोई सर्विस, लेट से आपने लॉयर की सर्विस ली, आपने एक एडवोकेट हायर किया एंड आप केस हार गए, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं तो कंप्लेन करूंगा इस लॉयर के ऊपर, इसने मेरा केस गलत लड़ा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जम्प्टेड हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी, आप बीमार हो गए उस चॉकलेट को खा के, फिर बाद में आपने उसकी जांच करवाई तो आपको पता चला वो डेयरी मिल्क चॉकलेट ही खराब थी, लेकिन एक्सपायरी डेट तो और आगे की लिखी हुई थी। आपने एक्सपायरी डेट कंप्लीट होने से पहले ही उसको खाया, लेकिन फिर भी आप बीमार हो गए, वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी लॉयर को हायर किया, आपका केस, सॉरी नॉट लॉयर बट एडवोकेट को आपने हायर किया, लॉयर एंड एडवोकेट में डिफरेंस होता है। एडवोकेट को आपने हायर किया कि केस लड़ने के लिए, केस आप हार गए, तो वहाँ पे आप एडवोकेट पे केस नहीं कर सकते हो कि भाई तुमने ठीक से नहीं ला। तो कुछ सर्विसेज एग्जम्प्टेड है, बट अगेन ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे ये कानून लगता है। तो ये जो कानून है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, यानी पूरे देश में लगता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के पूरे स्टेट में आप कहीं भी कोई भी सामान खरीदते हो एंड आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको मिसलीड किया गया है, आपके साथ माल प्रैक्टिस की गई है ट्रेडिंग में, यानी खरीदने और बेचने में, सेलर या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर ने आपके साथ गलत किया है, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो तो आप केस कर सकते हो, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं लगेगा। अब आई डोंट नो कि अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया था तो डॉक्यूमेंट्स में अपडेटेड नहीं है। मतलब जो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मतलब जो ऑफिशियल लॉ का पेज है ना, उसमें तो लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, स्कोप हमने सबसे पहला कि क्यों लाया गया, ताकि जो नए प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जाके। स्कोप ये हर तीनों सेक्टर पे लगता है, हर गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, स्मॉल एंड लार्ज अंडरटेकिंग्स पे भी लगता है, एंड ई कॉमर्स साइट्स पर भी लगता है। एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ी कि सब जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस कट किया हुआ है, तो आप इंपॉर्टेंस मत लिखना, ऑब्जेक्टिव्स लिखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो इट हैज़ ग्रांटेड सर्टेन राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इट हैज़ ग्रांटेड सर्टेन राइट्स टू कंज्यूमर टू इंप्रूव देम एंड प्रोटेक्ट देम। तो इसके पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये कंज्यूमर्स को राइट्स देता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ये कि अगर ये राइट्स ना होते तो कंज्यूमर सामान खरीदते, सेलर बेवकूफ़ बनाते, फिर कंज्यूमर का भरोसा उठ जाता है, यार मैं जब भी सामान खरीदता हूँ कुछ गड़बड़ी होता है, तो लोग सामान ही खरीदना बंद कर देंगे। लोग डर जाएंगे, लोगों के मन में वैसे एक डर रहेगा कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। और नीचे रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ। तो ये डर ना हो इसके लिए कंज्यूमर राइट्स लाए गए, क्योंकि ये डर कंज्यूमर को सामान खरीदने से रोक देगा। इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, जीडीपी ग्रो ही नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले इसने ये किया। नाउ सेकेंड है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड सेफगार्ड टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हाँ, अगेन वही चीज़, इसने कंज्यूमर को राइट्स दिए, उन राइट्स की मदद से इसने मतलब यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर्स को डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से सेफ गार्ड कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, बट इंग्लिश में लिखा है तो ऐसा लगता है कि ना कुछ है, बट नहीं, कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल। हाँ, ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, जो पर्टिकुलर रूल है, नॉट रूल बट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें आपको बेसिकली 3 लेवल्स मिलते हैं। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेट से आपके साथ कोई छोटा सा फ्रॉड हुआ है तो आप लेवल 1 पे जाके कंप्लेन करोगे। अगर आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया तो आप लेवल 2 पे जाओगे, एंड आपके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया तो आप लेवल 3 पे कंप्लेन करोगे। मैं कह रहा हूँ, इट्स लाइक कि जब स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप क्लास टीचर के पास जाते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो आप प्रिंसिपल के पास चले जाते हो, एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आपको लगता है नहीं नहीं यार ये तो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, किसी बच्चे ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, कुछ भी हुआ आपके स्कूल में, तो अब जब बहुत बड़ी बात हो तो आप मैनेजर के पास जाते हो, आप डायरेक्टली मैनेजर के पास नहीं जाते हो। वैसे यहाँ पर भी है, आपको 3 लेवल बनाए गए हैं कंप्लेन के। तो अगर आपके साथ कोई छोटा मोटा फ्रॉड हुआ है 10-20 रुपये का तो आप छोटे लेवल पे जाओगे, बहुत बड़ा करोड़ों का फ्रॉड हुआ है तो आप बड़े लेवल पे जाओगे, एंड तीसरे लेवल पे आप जब जाओगे जब आपके बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड हो गया है। अब ये लेवल क्या है, ये कितना बड़ा, कैसा क्या है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, तीनों लेवल ऑफ ग्रीवेंस जो दी गई है उसको हम समझेंगे डिटेल में, वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट उससे पहले हम ये इतना समझ लो कि लेवल है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 लेवल ऑफ ग्रीवेंस प्रोवाइड कराता है। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया। नेक्स्ट है, हु इज कंज्यूमर। हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर है कौन। तो अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, हु इज कंज्यूमर। तो अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों लाया गया, ताकि कंज्यूमर को डिजिटल एज ऑफ इंडिया में प्रोटेक्ट किया जा सके। हमने पढ़ा कि कंज्यूमर जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, कि हम लोग पूरे देश में कहीं भी हमारे साथ फ्रॉड होता है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर है कौन, मतलब
हम कह रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कंज्यूमर होता कौन है भाई? सिंपल सी बात है, जो सामान खरीदता है वो कंज्यूमर होता है। हाँ सही बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एंड हाँ ये बात भी याद रखना कि इस चैप्टर में जब भी कोई आंसर देना ना तो हमेशा आगे लगा देना अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इससे आंसर अच्छा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। सही बात है। अभी जैसे हमने बोला ना कि हम अगर सामान खरीदे तो हम ही तो कंज्यूमर हैं, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है? बट डेफिनेशन को ध्यान से देखो, हु बाइज गुड्स एंड अवेल सर्विसेज, जो गुड्स को खरीदता है या सर्विस को लेता है, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन यानी कि पैसे दे के खरीदता है। तो अगर तुम फ्री में ले रहे हो ना तो वो गुड्स, तो तुम कंज्यूमर नहीं हो। तुम कंज्यूमर तभी हो जब तुम क्या बोलते हैं, फ्री में नहीं ले रहे हो बल्कि तुम पैसे देके, फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर सम कंसिडरेशन यानी कि फ्री में कोई चीज नहीं ले रहे हो, पैसे देके ले रहे हो। ठीक है, हु बाइज गुड्स एंड अवेल सर्विस फॉर कंजप्शन नॉट फॉर सेल। हाँ, अगर तुम गुड्स एंड सर्विस को खरीद खाने के लिए ले रहे हो यानी कंज्यूम करने के लिए ले रहे हो, और कंज्यूम ना खाने के लिए, एग्जैक्टली खाने के लिए नहीं, बट कंज्यूम करने के लिए यानी उसको यूज करने के लिए ले रहे हो, बेचने के लिए नहीं ले रहे हो। और तुम उसको, अगर तुम कोई सामान खरीद रहे हो उसको आगे बेच दे रहे हो तो तुम कंज्यूमर नहीं, तुम तो सेलर हुए ना। तो अगर तुम कंज्यूमर तभी हो जब तुम उस चीज़ को खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, तुम आगे बेच नहीं रहे हो। हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस विद द अप्रूवल ऑफ बायर, ये लाइन जो है ये तुम्हारी फर्स्ट वाली लाइन को डिस्क्राइब करेगी अच्छे से। देखो, कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को खरीदता है या सर्विस को खरीदता है, जैसे कि तुम चॉकलेट खरीद रहे हो या इंटरनेट एक सर्विस है तो उसको तुम रिचार्ज करवा रहे हो पैसे देके, तुम एक कंज्यूमर हो। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिचार्ज करा दिया तो तुम्हारे पापा कंज्यूमर हुए या तुम कंज्यूमर हुए? वेल, तब भी तुम कंज्यूमर हुए, बट अब तुम बोलोगे नहीं मैंने तो फ्री में यूज़ किया, रिचार्ज तो मेरे पापा ने कराया। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस विद द अप्रूवल ऑफ बायर। तो तुम्हारे फादर ने अप्रूव किया कि हाँ तुम इंटरनेट यूज़ करो, ठीक है, राइट, क्योंकि तुम उनके चिल्ड्रन हो, राइट। तो अगर तुम कोई चीज़ फ्री में भी खा रहे हो लेकिन जिसने उसको खरीदा है वो तुम्हें अप्रूव कर रहा है तो तुम वहाँ पे कंज्यूमर हुए। तो लेट्स से तुमने किसी से बिना पूछे कुछ खा लिया और तुम बीमार हो गए तो तुम कंज्यूमर नहीं हो, लेकिन अगर तुमने पूछा किसी से, ठीक है, और उसने तुम्हें अलाउ किया ये चीज़ तो तुम कंज्यूमर हो। तो एक कंज्यूमर वो है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है पैसे देकर, या फिर अगर वो कोई फ्री में गुड खा रहा है या सर्विस कंज्यूम कर रहा है तो वो अप्रूवल ऑफ बायर से कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है। एंड वो गुड्स को और सर्विस को सिर्फ खुद के कंजप्शन के लिए खरीदता है, आगे बेचने के लिए नहीं खरीदता है। वो सेलर नहीं है, वो तब अगर वो सेलर है तो सेलर है, बट अगर वो खुद कंज्यूम कर रहा है तो ही वो कंज्यूमर है। तो हमने पढ़ लिया क्या, हु इज कंज्यूमर। नेक्स्ट टॉपिक है हु इज नॉट अ कंज्यूमर। अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक, जो कंज्यूमर है वो तो कंज्यूमर है, और जिसके अंदर ये तीन क्वालिटीज नहीं है वो कंज्यूमर नहीं है। अभी देखना हम नीचे यही पढ़ेंगे कि ये तीन नहीं है तो इज नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इंग्लिश में है तो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो पढ़ते हैं इसको, बाइज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन। देखा, फर्स्ट लाइन का सेम उल्टा हो गया। तो अगर तुम गुड्स एंड सर्विसेज पैसे देके खरीद रहे हो तो तुम एक कंज्यूमर हो, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो अगर तुम बिना कंसिडरेशन के कर रहे हो तो तुम कंज्यूमर नहीं हो। बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजप्शन नॉट फॉर सेल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। ठीक उसका उल्टा, तो अगर तुम बेचने के खरीद रहे हो तो तुम एक सेलर हो, कंज्यूमर नहीं हो। कंज्यूम्स, हाँ ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, नहीं सही है, कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर। ठीक है, थर्ड लाइन का भी उल्टा हो गया, सेम इसका उल्टा है। तो थर्ड लाइन का उल्टा क्या है कि मतलब अगर तुम अप्रूवल नहीं ले रहे हो बायर का, जिसने भी बायर किया है, और तुम खा ले रहे हो तो एक तरीके से तुमने उसको फ्री में कंज्यूम कर लिया, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। सिंपल, इसका ठीक उल्टा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फॉर विच कंज्यूमर इज टू बी प्रोटेक्टेड। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, हम पूरे चैप्टर में अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर को बचाना किन चीज़ों से है। ठीक है, किन चीज़ों से बचाना है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, एंड यही तो पूरा चैप्टर इसी के बारे में। तो क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पता है हमें कि कंज्यूमर को हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ सेलर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर जो कर रहे हैं उनके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हमें कंज्यूमर को बचाना है। डिफेक्ट्स इन गुड और डेफिशिएंसी इन सर्विस अगर होती है तो हमें कंज्यूमर को उस चीज़ से बचाना है। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो ये तो मतलब यार बहुत ही सिंपल है। फॉर विच टू बी कंज्यूमर इज टू प्रोटेक्टेड, पता है, हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे थे ना कि इन सब चीज़ों बचा लो, तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक कौन सा है, अगेंस्ट हुम सूट और लॉ केस कैन बी फाइल्ड। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया क्यों गया, हमने उसकी स्कोप्स भी देख ली, हमने उसकी एप्लीकेबिलिटी भी देख ली, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी समझ लिया कि पहले ये बिल था, बाद में ये एक्ट बना। कब बिल था, 6 अगस्त 2019 को, एक्ट कब बना, 28 जुलाई 2020 को। एंड हमने ये भी समझ लिया कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर कौन नहीं है। तो यानी कि अगर हमें अपने आप को कंज्यूमर कहना है तो हमें पता है हम केस तभी करेंगे जब हम कंज्यूमर है, और हम कंज्यूमर कम है, ये बात हमें पता है। ये भी हमें ये भी पता चल गया कि भैया कंज्यूमर को किन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
अब हमें समझना होगा, तो ये सब समझने के बाद अब हमें समझना है कि अगर हम एक कंज्यूमर है, हमने कोई चीज़ कंज्यूम की एंड उसमें कुछ खराबी निकली, तो हम केस किसके अगेंस्ट में करेंगे। ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी सिंपल टॉपिक, ये भी बहुत सिंपल है। अगेंस्ट होम सूट लॉ केस कैन बी फाइल्ड, एंड ये इतना सिंपल है ना, ये बस सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, बट है नहीं डिफिकल्ट। तो अगेंस्ट होम लॉ सूट कैन बी फाइल्ड, लॉ सूट यानी वही केस, द सूट कैन बी द सूट और केस, सूट मतलब वही लॉ सूट, ठीक है, सूट मतलब लॉ सूट, ठीक है, केस कैन बी फाइल्ड इन अप्रोप्रिएट फॉरम। हाँ, फॉरम जो मैंने बोला ना लेवल्स होते हैं, उन्हें लेवल्स नहीं, उन्हें फॉरम बोलते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फॉरम होता है, स्टेट फॉरम होता है, नेशनल फॉरम होता है। नाम सुन के तुम्हें बड़े बड़े लग रहे होंगे कि पहले डिस्ट्रिक्ट छोटा, स्टेट बड़ा, उससे बड़ा नेशनल, यही है तुम्हारा 3 लेवल। तो हम इस किसी भी जो भी हमारा जैसे भी हमारा केस है, जिस टाइप का भी हमारा केस है, मैंने ना छोटे केस को छोटे में डालो, बड़े को बड़े वाले में, एंड जो बहुत बड़ा केस हो गया उसको नेशनल में यानी 3rd लेवल पे लेके चले जाओ, उस हिसाब से हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में केस कर सकते हैं। उसमें भी इन केस ऑफ गुड्स सूट विल बी फाइल्ड अगेंस्ट सेलर और मैन्युफैक्चरर, यानी अगर किसी गुड में कोई खराबी है तो जिसने उसको बनाया है, सॉरी जो उसको बेच रहा है यानी सेलर, एंड जिसने उसको बनाया यानी मैन्युफैक्चरर, उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं। एंड अगर इन केस ऑफ सर्विस सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो लेट्स से तुम इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो, तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो है तुम्हारे, लेट्स से तुम जियो या एयरटेल की ले रहे हो, तो तुम जियो एंड एयरटेल किसी के भी खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। एंड इसी में आता है ग्राउंड फॉर फाइलिंग केस, तो ये वही है, इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विस, ये 2 ग्राउंड्स हैं जिसके बिहाफ ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या बोलें इसको यार, मतलब ये तो बेसिकली ग्राउंड्स हैं जिस पे तुम केस कर सकते हो, या तो गुड्स पे केस करोगे या तो सर्विस पे केस करोगे। एंड इसी में है हु कैन फाइल केस। तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है केस कैसे करना है और कहाँ करना है, केस हम कब कर सकते हैं, यानी हम तभी कर सकते हैं जब हम कंज्यूमर हैं, और कैसे कैसे कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, एंड इसके नोट्स बना दे चलो। अब कर कौन सकता है केस, ठीक है, मतलब अरे भाई गलत हमारे साथ हुआ है तो केस हम करेंगे, हाँ सही बात है, केस तो हम ही करेंगे क्योंकि गलत हमारे साथ हुआ है, तो यहाँ पे कौन होगा, हम होंगे, ठीक है, HUM। बट हमारे अलावा भी तो लोग हैं जो केस कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों। लेट से तुमने कोई चीज़ कंज्यूम की, कोई सर्विस या कोई गुड्स, एंड तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है। लेट से तुमने एक कार खरीदी थी, वो कार खराब निकल गई, एंड उस कार में कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, जैसे तुम्हारा बाई चांस, मतलब भगवान न करे बट कुछ ऐसा हो जाता है, कोई कैजुअलिटी होती है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, एंड बाद में पता चलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें उस कार बनाने वाली कंपनी की गलती थी। अब तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम केस कैसे करोगे कोर्ट में जाके, हाँ। तो हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, जो हमारी देश की कोर्ट्स हैं, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसने बोला कि अगर जो कंज्यूमर है उसके साथ इतना गलत हो गया कि वो बेचारा केस ही नहीं कर सकता है, मतलब उसकी हालत इतनी खराब है कि बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट तक है, तो हमने इस लॉ में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हैं कि अब कंज्यूमर ही नहीं, कंज्यूमर के अलावा और भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन, एक तो कंज्यूमर खुद कंप्लेन कर सकता है अगर वो इस हालत में है, एंड अगर कंज्यूमर खुद कंप्लेन नहीं कर पा रहा है तो अगर उसके साथ कोई और भी था जो कंज्यूमर था, लेट से उसकी हालत ठीक है तो वो कर ले। रजिस्ट्रार कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं, वो कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेट्स से कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है कि पार्टनर की जो कंज्यूमर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने की वजह से, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके फादर, उसके मदर, उसकी सिस्टर, वो उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स और लीगल गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, तो लेट्स से माइनर यानी कि बच्चे जो 18 से कम है, उन्होंने कोई चॉकलेट खाई, वो बीमार हो गए, तो अब वो कोर्ट तो जाएंगे नहीं, तो इस केस में उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं केस फाइल करने के। तो ये लॉ में ये चीज़ें इसलिए ऐड की गई ताकि जो एक कंज्यूमर है उसको राइट्स मिल सकें, एंड उसको जो राइट्स हैं वो सही तरीके से सर्व किए जाएँ। तो इसलिए इतने सारे टोटल 7 लोग हैं जो केस को फाइल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, हु कैन फाइल केस, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक था, एंड काफ़ी अच्छा बनाया गया है इस लॉ को, ठीक है, इससे हमें समझ में आता है। नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं। लेट नहीं क्या, ओह ओके, फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये देखो लिख रखा है मैंने, एंड द मोस्ट आस्क्ड इन बोर्ड्स। बेसिकली यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड इस चैप्टर में 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसमें क्वेश्चन सिर्फ 2 ही जगह से आते हैं। तो एक वो पहली जगह जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके बाद राइट्स ऑफ द कंज्यूमर से आते हैं, और ये पहला है, ये है तुम्हारा 3 लेवल ऑफ ग्रीवनेंस। एंड बिलीव मी, अगर तुमने इस सब के नोट्स नहीं बनाए हैं, ये वाले नोट्स, ठीक है, ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। नोट्स सबसे पहले बना लो, वो ज़रूरी है, बट इसके नोट्स मस्ट हैं, ठीक है। कैसे बनाने हैं इसके नोट्स, सबसे पहले अपनी कॉपी लो, उसमें ये चीज़ें लिखना शुरू करो। सबसे पहले उसमें कॉलम्स बना लो, ऐसे और ऐसे। इसमें हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया क्यों गया, हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन चीज़ें कवर होती हैं, वो कहाँ कहाँ होता है, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने पढ़ा कि कंज्यूमर को किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अगर कंज्यूमर को केस फाइल करना है
तो वो किसके खिलाफ करेगा, ठीक है, और कौन कौन कंज्यूमर के बिहाफ पे कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे वो कहाँ पे केस करेगा। हमने पढ़ लिया केस कैसे, कहाँ केस कैसे करना है, क्यों करना है, और कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर ही सिर्फ कर सकता है, कंज्यूमर है कौन, सब हम समझ गए। लेकिन अब मान लो कुछ गलत हो गया और हम कंज्यूमर भी हैं और हमको पता है कि इंडिया में हमें सब जगह, हम इंडिया में किसी, हम इस जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, उसके अलावा हम कहीं पर हैं और अब हमें केस करना है, तो हम अपना केस करेंगे कहाँ पे, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 3 लेवल ऑफ ग्रीवेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। रिड्रेसल का मतलब होता है तुम्हारी सुनी जाएगी शायद, हाँ ठीक है, सिस्टम वेयर कंज्यूमर कैन फाइल केस। एंड अब तुम बनाना शुरू कर दो। तो अगर कोई बहुत छोटा केस है तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में करते हैं, कोई बहुत बड़ा केस है तो स्टेट फोरम, और उससे बड़ा नेशनल फोरम में। तो ये बड़ा छोटा कितना होता है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो अब सबसे पहले तुमको ये डालना है जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इसको बिल्कुल डालना है, मतलब इसमें नोट्स बनाने ही है, ठीक है। इसका इंतजार मत करना कि मैं पीडीएफ को अपलोड करूंगा और फिर उसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डायरेक्टली यहीं पे बनाओ। मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम केस कब करेंगे। तो इट इंटरटेन्स कंप्लेन विद द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़। तो अगर तुम्हारा केस 1 करोड़ से छोटा है, लेट से तुम्हारी 5 रुपए की चॉकलेट है, उससे तुम बीमार हो गए, या तुम्हारी जो कार है वो 10 लाख की 20 लाख की है, उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो ऐसे में तुम्हें लगता है कि जो इसके बनाने वाला है, जो सेलर है, वो मैन्युफैक्चर है, उसने कुछ गलती की, या तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हो गया, तुम्हारे दूध वाले ने, तुम्हारे सब्जी वाले ने, किसी ने फ्रॉड किया, तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने भी अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम होगी। 1 करोड़ से 1 करोड़ से नीचे की तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग 1 करोड़ से नीचे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि मतलब इन सब चीज़ों में तुम 1 करोड़ से कम ही की कंपनसेशन मांग सकते हो। तो अगर तुम्हारी 10 लाख की कार है, कुछ गलत हो गया, तो तुम मैक्स में कंपनसेशन भी 50 लाख का मांग सकते हो, राइट। अब कंपनसेशन क्या होता है, यही होता है कि मतलब तुम्हें जो डैमेजेस हुए हैं उसका भी बिल पे करना, राइट। तो अगर तुम्हारा केस तुम्हें लगता है कि 1 करोड़ से लेके 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का है, तो तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करोगे। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम किस तरीके कंप्लेन को इंटरटेन करेगा। इंटरटेन का मतलब है इंटरटेनमेंट नहीं होता है, इंटरटेन का मतलब होता है किस तरीके की कंप्लेन को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो जो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के केस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में ट्रीट किए जाएंगे अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट है हमारा स्टेट फोरम। स्टेट फोरम में क्या होता है, लेट्स से पहले तो पढ़ लेते हैं। इट इंटरटेन्स कंप्लेंट्स वैल्यू एंड गुड्स ऑफ सर्विस एक्सीड 1 करोड़ बट नॉट मोर देन 10 करोड़। तो 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़ तक का कोई भी फ्रॉड होगा वो यहाँ पे इंटरटेन किया जाएगा। लेट्स से तुमने कोई फ्लैट लिया, ठीक है, और फ्लैट नॉर्मली यार मतलब बैंगलोर में तो बैंगलोर और मुंबई में तो 1 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं। तो लेट से तुमने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया एंड तुम्हारे बिल्डर ने कुछ तो वहाँ पे बदतमीजी की, कुछ तो तुम्हारे साथ घपलेबाजी कर दी, जो अब तुम्हें कंप्लेन करना है कि यार ये फ्लैट एक्चुअल में इस प्राइस का है ही नहीं, कुछ भी गड़बड़ी हो गई। लेट्स से वहाँ पे सही तरीके से चीज़ें यूज़ नहीं की गई उस फ्लैट को, मतलब कुछ तो फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ फ्लैट में, ठीक है, या तुमने बुक किया फ्लैट बट वो फ्लैट तुम्हारे हाथ ही नहीं आया एंड तुमसे पैसे ले लिए गए। तो वहाँ पे क्या होगा, तो मान लो तुमने 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख ऐसे, ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख ऐसे से फ्लैट मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, मुंबई और बैंगलोर में। तो वहाँ पे अगर तुमने लिया है तुम्हें तो कोई फ्रॉड हो गया, तो अब तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम में ना जाके डायरेक्टली स्टेट फोरम में जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा केस 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का कोई भी केस होगा वो स्टेट फोरम में ट्रीट किया जाएगा। एंड अगेन वेरी सिंपल, अब तुम ये लॉजिक लगा लो कि स्टेट फोरम हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 रुपए से लेके 1 करोड़, स्टेट फोरम में 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़। तो अब नेशनल फोरम में क्या होगा, अब यही हमारा लास्ट फोरम है, तो यहाँ पे 10 करोड़ 1 रुपए से लेके, ठीक है, 10 करोड़ तक हमने यहाँ किया था, तो 10 करोड़ 1 रुपए से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कितना भी बड़ा केस हो अब वो नेशनल फोरम में ही ट्रीट होगा। हाँ, बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी बिकॉज ऐसे यहीं से क्वेश्चंस आते हैं कि मीना नाम की एक लड़की थी, उसने चॉकलेट खाया था, उसके साथ ऐसा हो गया, अब उसे केस फाइल करना है तो वो कहाँ पे फाइल करे। अब तुम कॉमन सेंस लगाओगे, चॉकलेट कितने रुपए की होगी, कोई 1 करोड़ से ऊपर की चॉकलेट आती है क्या? नहीं आती है, चॉकलेट सारी 1 करोड़ से नीचे की होती हैं। तो तुम दिमाग लगा के वहाँ पे आंसर करोगे कि अपने बोर्ड्स में कि जो रीना है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस करेगी, राइट। ऐसे ही तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे कि यार एक क्या बोलते हैं फ्लैट लिया था और उस फ्लैट की कॉस्टिंग थी 20 करोड़ एंड फिर उसके बाद कुछ फ्रॉड हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो केस कहाँ पे कर सकती है? तो तुम बोलोगे नेशनल फोरम में केस कर सकती है। तो ये तो यहाँ से पहले क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम जब और पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, इससे अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। एंड बिलीव ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें पता तो चल गया कल को तुम्हारे साथ सच में कोई फ्रॉड हो जाए तो तुम्हें पता है ना कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में आना है, स्टेट फोरम में आना है, नेशनल फोरम में आना है। इसके लिए तुम्हें किसी एडवोकेट को हायर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही पता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कमिटी। तो बेसिकली जब तुम्हारा केस तुम फाइल करोगे तो जो लोग तुम्हारा केस सुन रहे होंगे वो होंगे कौन? वकील तो तुम्हारा केस लड़ेगा, लेकिन तुम्हारा केस सुनेगा कौन? जज सुनेंगे। वो जज होंगे कौन?
बेसिकली 3 लोग होंगे, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बात करें तो यहाँ पे 3 लोग तुम्हारा केस सुन रहे होंगे। हम स्टेट फॉरम की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे 5 लोग होंगे, एंड नेशनल फॉरम में भी अगेन 5 लोग होंगे, ठीक है। ये 5 लोग होंगे कौन? एक होगा प्रेसिडेंट, एक होगी विमेन, एंड एक होगा कोई अदर मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक 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 यानी 3। अब हम बात करते हैं स्टेट फॉरम की। स्टेट फॉरम में 5 लोग बैठेंगे, ठीक है। जो बेंच होगी वो 5 लोग की होगी, बेंच बोलते हैं उसको बेसिकली। उस बेंच पे पहला तो एक प्रेसिडेंट होगा, एक होगी विमेन, और 3 होंगे अदर लोग, वो कोई भी मेल या फीमेल हो सकते हैं। 5 लोग होंगे नेशनल फॉरम में भी, एक होगा प्रेसिडेंट, एक होगी विमेन, 3 होंगे अदर मेल फीमेल। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे केस को सुनेंगे, ठीक है। हियरिंग होगी तुम्हारी, राइट। एंड इसमें भी सबसे पहले हम समझते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लो। यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, वहाँ पे जो कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वो यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट का रोल कर रहा होगा, रोल नहीं कर रहा होगा, एज अ प्रेसिडेंट होगा। एंड ये बहुत ही मतलब ऐसा डीप चीज़, ये कोई जानने की जरूरत नहीं है इसमें, बट फिर भी हम समझ लेते हैं। सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट होगा, एंड यहाँ पे सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, जो सर्विंग कर रहे होंगे यानी अभी भी काम कर रहे होंगे या फिर रिटायर हो चुके होंगे, वो इन तीनों में एज अ प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अपॉइंट उन्हें कौन करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर में आता है? स्टेट में, और स्टेट तो स्टेट में ही होता है, और नेशनल सेंट्रल के अंदर में आता है। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जो वो अपॉइंटमेंट होगी, वो उन्हें अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट में तो ऑब्वियसली बात है, स्टेट में है तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। और नेशनल में थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब इसमें देखो 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 मैं तुमको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने रुपए का केस कहाँ पे होगा, कितने रुपए का केस, ठीक है। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का केस होगा तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़ तक का कोई केस होगा तो वो स्टेट फॉर्म में आएगा। एंड 10 करोड़ 1 रुपए से लेके इन्फिनिटी तक वो जाएगा तुम्हारे नेशनल फॉरम में। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं आए थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। एंड या एक पॉइंट और रह गया, हाँ, फर्दर अपील। फर्दर अपील क्या होता है? लेट से तुम्हारा केस था 10 रुपये का ही तुम्हारा केस था, तो ऐसा कुछ गलत हो गया, 10 रुपये का केस था और अब तुम कंपनसेशन मांग रहे हो 50,000, क्योंकि तुम बीमार पड़ गए उस चीज़ को खा के। लेट से चॉकलेट ही आया था तुमने, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, एंड उसको खा के तुम बीमार हुए, तुम्हारे हॉस्पिटल के भी 50,000 आ गया। तो अब तुम कंपनी से कह रहे हो देखिए ऐसा है, मुझे तो 1 लाख रुपये चाहिए, ठीक है, तुमको मिलेंगे भी, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन लेट से तुम केस किसी भी रीज़न से तुम कोर्ट में केस हार जाते हो और तुमको लगता है कि यार तुम्हारी ठीक से सुनी नहीं गई, तो उसे हम बोलते हैं फर्दर अपील। तो भले ही अब तुम्हारा केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुना गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम थी, बट जब तुम यहाँ पे केस हार गए ना, तो अब तुम फर्दर अपील कर सकते हो स्टेट फॉरम में। तुम्हें लगता है कि नहीं डिस्ट्रिक्ट वाले में मुझे गलत किया गया मेरे साथ, तो अब तुम फर्दर अपील कर सकते हो। और जब तुम्हारा काम स्टेट में भी ना बने ना, अब यहाँ पे प्राइस नहीं देखी जाए कितना पैसा है कितना नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी है, तुम डायरेक्टली नेशनल में नहीं जा सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे केस हार गए, तुम फर्दर अपील कर सकते हो स्टेट फॉरम में, भले ही तुम्हारे इस जो केस की वैल्यू है वो 1 करोड़ से कम है, क्योंकि तुम यहाँ पे हार चुके हो। इसलिए अब तुम पहले जब तुम स्टार्टिंग में पहला केस करोगे ना, वो तुम अपने एप्रोप्रिएट फॉरम में 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक यहाँ पे, 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 10 करोड़ यहाँ पे, एंड उससे ऊपर है तो यहाँ पे। लेकिन जब तुम यहाँ पे बात ना बने तो तुम यहाँ जा सकते हो, उसमें कोई तुम्हारा वैल्यू नहीं देखा जाएगा कितने रुपए का है कितने रुपए का नहीं है। तो पहले तुम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाओगे, स्टेट से तुम नेशनल में जाओगे, एंड नेशनल में अगर तुम्हारी बात नहीं बनी ना कि यार नेशनल में भी तुम हार गए, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। हाँ, एक और ऑप्शन है, वो है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फर्दर अपील क्या होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होगा, इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम। हाँ, अगर तुम एक कंज्यूमर हो, तुम्हें लगता है नहीं ये सही डिसीजन नहीं है, तो तुम फर्दर अपील कर सकते हो इन स्टेट फॉरम विद इन 45 डेज ऑफ ऑर्डर। तो अगर आज ऑर्डर आया है कि तुम केस हार गए, तो आज से लेके और 45 डेज के अंदर अंदर तुम स्टेट फॉरम में फर्दर अपील कर सकते हो। फिर स्टेट फॉरम में तुम्हारी सुनी जाएगी। एंड अगर तुम स्टेट फॉरम में भी केस हार जाते हो और वहाँ भी तुम सेटिस्फाई नहीं होते, वहाँ भी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत गलत हुआ, ये सही नहीं है और मुझे केस जीतना चाहिए था, तो तुम नेशनल फॉरम में जा सकते हो जिस दिन से ऑर्डर आया है उसके 30 दिन में, ठीक है। और अगर आज ऑर्डर आया तो इस महीने के अंदर में तुमको फर्दर अपील कर सकते हो तुम नेशनल फॉरम में। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा केस डिसमिस हो जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम नेशनल फॉरम में जा सकते हो। एंड अगर तुम नेशनल फॉरम में भी केस हार जाते हो बाई एनी चांस, जो कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो बट फिर भी, तो तुम नेशनल फॉरम के बाद में तुम्हारे पास एक ऑप्शन दिया गया है क्या, विद इन 30 डेज, जिस दिन नेशनल फॉरम में सुना है कि सर आप केस हार रहे हैं, मैम आप केस हार रही हैं, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, एंड वहाँ कह सकते हो कि सर देखिए हमारे साथ गलत हुआ है, हमें चाहिए न्याय,
ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा सुना जाएगा। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट में तुम केस हार जाते हो तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, अब तुम्हारा केस खत्म, क्लोज, अब तुम्हारे पास कोई फर्दर अपील का ऑप्शन नहीं है। तुमने सारे जो ऑप्शन थे ट्राई कर लिए, एंड बिलीव मी सुप्रीम कोर्ट आते आते ना डिसीजन सही हो जाता है, मतलब वहाँ तक तुम्हें जस्टिस मिल जाता है, फिर उसके बाद कोई जस्टिस का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैंने बोला ना कि तुम्हें ये वाला चीज़ जो है ना, ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, ये। एंड तुम्हें अब ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि रीना नाम की लड़की थी, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, उसे चॉकलेट खाया था एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरम में उसकी सुनी ही नहीं गई, तो वो कहाँ पे केस कर सकती है? तो अब तुम बता सकते हो कि मैम या फिर सर, या फिर एक्चुअली सॉरी मैम सर बोल रहा हूँ, मतलब बोर्ड्स में तुम ये आंसर लिख सकते हो कि विद इन 45 days ऑफ फ्रॉम द ऑर्डर शी कैन कंप्लेन इन स्टेट फॉरम, एंड इफ शी फेल्स, इफ शी लूजेज इन स्टेट फॉरम ऑल्सो, शी कैन विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर कैन फर्दर अपील इन नेशनल फॉरम, एंड इफ शी देयर ऑल्सो यू नो क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म होता है यार, चलो मान लेते हो, तुम समझ जाना, ठीक है, कि यहाँ भी केस हार देते तो तुम वहाँ पे लिख सकते हो कि शी कैन फर्दर मेक अपील इन सुप्रीम कोर्ट, एंड इफ शी लूजेस केस इन सुप्रीम कोर्ट हर केस विल बी क्लोज्ड, एंड उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, तुम ये सब लिख सकते हो, ठीक है। बट ये तुम्हें इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि 45 days, 30 days, 30 days बना के तुम कुछ भी लिख लोगे, ठीक। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि भाई केस कहाँ पे हम फाइल कर सकते हैं। क्या होगा, डिसीजन कैसे पहले बनाया जाएगा? सबसे पहले होगा द डिसीजन बाई अप्रोप्रिएट फॉरम विल बी पास विद इन 3 months, ठीक है, 3 महीने या 6 महीने के अंतरकाल में उसी के अंदर में आपको डिसीजन सुना दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 आई वुड से इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि अगर तुम केस जीत जाते हो, ये इफ़ यू विन, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ठेंगा नहीं, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, रेमेडीज मिलेंगी, रिलीफ्स मिलेंगी, और वो रेमेडीज एंड रिलीफ्स होंगी क्या? टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड एंड डिफिशिएंसी सर्विस। तो तुमने जिस भी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन किया होगा, इनका सामान खा के मैं बीमार हुआ, या इनका सामान खा के मेरे साथ फ्रॉड हुआ, या इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उनके या तो गुड्स को निकाल दिया जाएगा, उनके गुड्स में जो भी डिफेक्ट होगा कंपनी को जाएगा इसको सही करो, या जो उनकी सर्विस खराब होगी बोलेगा इसको सही करो, इंटरनेट तेज नहीं चल रहा है, कंज्यूमर कंप्लेन कर रहे हैं उसको सही करो। या फिर अगर लेट्स से तुम्हारी कार थी डैमेज हो गई और उसमें गलती कंपनी की थी, तो तुम्हें नई कार दी जाएगी विद सिमिलर डिस्क्रिप्शन। और लेट्स से तुमने कोई फ़ोन खरीदा था, कोई स्मार्टफोन, एंड वो स्मार्टफोन डैमेज निकल गया, लेट्स से उसकी बैटरी खराब थी, पहले से ही कंपनी ने ही खराब बना के दे दी थी, तो कंपनी को बोला जाएगा देखिए ऐसा है, जो हमारे कंज्यूमर हैं ये केस जीत चुके हैं, तो इनको दूसरा फ़ोन दीजिए और सेम स्पेसिफिकेशन वाला, जिसमें सेम स्पेसिफिकेशन हो और सही करके बैटरी वैटरी सब सही करके दीजिए। और थर्ड है टू रिफंड द प्राइस पेड बाई द कंज्यूमर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट है नहीं वही कंपनसेशन। तो लेट्स से अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया किसी कार से, भगवान नगर का भी हो, बट लेट से हो जाता है, इसमें गलती कार बनाने वाली कंपनी की थी, तो पहले तुम्हें कार भी वापस की जाएगी, नई कार, ठीक है, उसके साथ साथ कंपनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि भाई तुम्हारा तो खर्चा हो गया ना, तुम्हारा इलाज हुआ, तुम हॉस्पिटल में थे, तुमने फिर केस लड़ा, वकील हायर किया, उस सब के जितना भी कंपनसेशन होगा वो सब तुम्हें पैसा वापस दे दिया जाएगा, और कंपनी को देना पड़ेगा। अगर ये क्योंकि कोर्ट ऐसे डिसीजन अगर देती है तो कंपनी को ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी गलती थी एंड तुम केस जीत चुके हो। तो ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है, इफ़ यू विन वाला चीज़। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। ओके, यहाँ पे हमने लिख रखा है इंपॉर्टेंट, यानी सच में कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और हमारे बच गए। ये देखिए वही हमने जो अभी पढ़ा, टू पे द कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ सेलर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें बोल के सुनाई, तुमको लग गया हाँ ठीक है समझ में आ गया, बट ये लिखना जब होता है ना तो तुम्हें इस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कंपनसेशन टू कंज्यूमर द कंपनीज हैव टू पे कंज्यूमर कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस, ऐसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। और एक और है यहाँ पे 5th पॉइंट, टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डस गुड। अगर किसी तुम ऐसे गुड्स लेट से कैसे मैं बताऊँ, हाँ मतलब कंपनी को मना कर दिया कि भाई ये सामान ही तुम मत बनाओ, ये सामान ही खराब है, इससे कंज्यूमर को दिक्कत हो रही है, ठीक है। और टू डिसकंटिन्यू द लाइसेंस ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का लाइसेंस ही छीन लेंगे, फिर वो कंपनी ही ऑपरेट नहीं कर सकती है। ये भी डिसीजन गवर्नमेंट दे सकती है, सॉरी कोर्ट्स दे सकती हैं, जब अगर तुम किसी कंपनी के खिलाफ केस जीत जाते हो, ठीक है। कंपनी अगर जज को लगता है कि नहीं यार ये सामान ही यहाँ से डिसकंटिन्यू होना चाहिए, कंपनी बहुत खराब है, तो कंपनी को ही बंद करा देंगे, इतनी पावर है कंज्यूमर राइट्स में, ठीक है। तुम्हें इतने राइट्स मिले हुए हैं कि तुम अपने दम पे पूरी कंपनी बंद करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक लिटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बोला कि इस चैप्टर में 2 ऐसे पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है तुम्हारा 3 ग्रीवनेंस लेवल या फिर 3 लेवल ऑफ रिड्रेसल,
ठीक है। थ्री लेवल ऑफ रिड्रेसल सिस्टम जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, नेशनल फॉरम। उसमें जो क्या बोलते हैं लिखा हुआ है एक कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का केस कहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद जो उसमें लिखा हुआ है फर्दर अपील, यानी कि 45 डेज के अंदर तुम स्टेट फॉरम में जा सकते हो, 30 डेज के अंदर में तुम नेशनल फॉरम में, एंड 30 डेज के अंदर में तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि हम इस चैप्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, अपने अपने राइट्स जानने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, राइट्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट्स। एंड ये इतना सिंपल है, इसको मेरे सर ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्होंने इतनी सिंपल ट्रिक से पढ़ाया ना भाई, लिटरली मजा आ जाएगा। ठीक है, आओ तुमको दिखाता हूँ। तो ये ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं राइट्स। ठीक है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो तुम्हें ये वर्ड याद रखना है, राइट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइट्स पढ़ रहे हैं। हाँ, सिंपल यही ट्रिक, बस तुम इतना याद रखो, राइट्स। कोई पूछे राइट्स ऑफ द कंज्यूमर क्या है, तुम बोलो राइट्स, बोलेगा है मतलब, तो मतलब अभी जो मैं समझाऊंगा ना वो समझा देना उसको। तो राइट्स में सबसे पहले होता है आर का मतलब क्या होता है, ये देखो, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारी पूरी ट्रिक है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, RIGHTS, एंड तुम पूरे राइट्स को सीख जाओगे। आओ पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू, आर से होता है। ठीक है, आर से राइट टू सीक रिड्रेसल, आर से क्या होता है, रिड्रेसल, याद रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेल्स टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, द रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट फॉरम। तो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि हर एक कंज्यूमर को रिड्रेसल का मतलब होता है कि क्या बोल सकते हैं, रिड्रेसल का एग्जैक्ट मीनिंग मैं कैसे बताऊं, कि हर एक कंज्यूमर का एक राइट है कि उसको रिलीफ मिल सके। ठीक है, मैं रिड्रेसल का लिटरल मीनिंग देख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, कंपनसेशन। ठीक है, हाँ, रेमेडी और कंपनसेशन, रेमेडी कह सकते हैं या फिर कंपनसेशन कहते हैं। यानी हर एक कंज्यूमर का ये हक है, ये राइट है कि उसको अगर उसका कुछ गलत हुआ है तो उसको उसका रेमेडी मिल सके, यानी उसको रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, जैसे हर एक पेशेंट का हक है सही होने का, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाने का, हर एक स्टूडेंट का हक है पढ़ने का, हर एक बच्चे का हक है खेलने का। ठीक है, वैसे ही आर फॉर रिड्रेसल, यानी कि हर एक कंज्यूमर का ये राइट है कि उस राइट है रिड्रेसल का, टू सीक रिड्रेसल, कि उसको रिड्रेसल मिल सके। एंड इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो ये कंज्यूमर का हक है कि उसको रिलीफ दिया जाए। एंड द रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड बाय कौन, एप्रोप्रिएट फॉरम, या तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, या तो स्टेट फॉरम, या नेशनल फॉरम हमारे कंज्यूमर को रिलीफ देंगे। तो रिड्रेसल सबका हक है। नेक्स्ट है RIGHTS, आई मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म। तो राइट टू बी इन्फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी। यानी कि जो कंज्यूमर है, आर से मतलब होता है रिड्रेसल और आई से मतलब होता है इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट याद रखना, ठीक है, अपनी कॉपी में से लिख लेना, आई मतलब इन्फॉर्म। तो इन्फॉर्म का मतलब होता है कंज्यूमर का ये हक है कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके बारे में उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। यानी कि हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा वो क्या है क्या नहीं है, उसमें डायरेक्शन ऑफ यूज लिखना पड़ेगा, प्राइस लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि प्राइस छुपा ले कंपनी, फिर सेलर का जो मन कर रहा है उस प्राइस पे बेच रहा है। नहीं, पहले से हमारे पे लिख कर आएगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख कर आएगी और उसकी एक्सपायरी डेट लिख कर आएगी। ठीक है, एक्सपायरी, ताकि जो कंज्यूमर है उसके पास ये राइट है कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट की, ताकि कल को वो बीमार ना पड़ जाए। ठीक है, तो कोर्स ने ये दे रखा है, ये आदेश दे रखा है, ये लॉ बना रखा है कि आपको सब कुछ बताना है अपने प्रोडक्ट पे। तो अगर आप एक फ़ोन बेच रहे हो तो उसमें अगर 8 GB रैम है तो आप 8 GB रैम बोलोगे, कि 4 GB रैम है तो आपको लिखना पड़ेगा डब्बे पे कि हाँ भैया इसमें 4 GB रैम है, ताकि जो कंज्यूमर है उसको ये चीज़ दिखे। कंज्यूमर के साथ आपको पूरा ट्रांसपेरेंट रहना है। तो आर से होता है रिड्रेसल और आई से होता है इन्फॉर्म, यानी कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है और ये जानने का हमारा हक है, कोई हमसे छुपा नहीं सकता है। कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है एंड वो ये सब नहीं लिखती है ना, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि लिख क्यों नहीं रहे हो। वो हमारा हक है, हमें जानना है कि तुम्हारे प्रोडक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है, हमें सब जानना है। तो ये सब जानना, सब चीज़ को पढ़ना, ये हमारा हक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, RI, ठीक है, क्या हो गया, आर हो गया, आई हो गया। अब हम पढ़ते हैं जी मतलब क्या होता है, राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेटेड। हाँ, अब ये कंज्यूमर एजुकेटेड हमने जी लगा दिया यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, मेरे सर ने लगा दिया था बेसिकली। तो राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेटेड क्या होता है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू एक्वायर रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास ये हक है, ये राइट है कि वो सही शिक्षा ले ताकि वो प्रोडक्ट को सही तरीके से ट्रीट कर सके, एंड उसके पास अपने हक को जानने का हक है। हाँ, अब
कोई कंज्यूमर अपने हक को जानता ही नहीं कि उसके राइट्स क्या हैं। मतलब मुझे पता ही नहीं है, कल को मेरे साथ फ्रॉड हो गया और मुझे पता ही नहीं कि मैं इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ, मैं घर पे बैठा रहूँगा, बोलूँगा अरे यार मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इस चीज़ का भी हक है कि हम अपने हक्स को जान सकें। ठीक है, अपने राइट्स को जानने के भी हमारे पास राइट्स हैं, तो हमें हमें पता होना चाहिए और हम पता कर सकते हैं। एंड ये हमारा अधिकार है कि हम जानें कि हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये भी हमारा एक अधिकार है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैज़ राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, कंज्यूमर मस्ट नो देयर राइट्स एंड रिलीव्स अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड इसके लिए ताकि कंज्यूमर को उनके हक पता चल जाए, कंज्यूमर को पता रहे कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। कौन से स्टेप्स लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिक्लेयर 15th ऑफ मार्च एज कंज्यूमर डे। 15th ऑफ मार्च को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। उस दिन जगह जगह पे टेंट लगाए जाते हैं गाँव में। ठीक है, आप गाँव में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे टेंट्स लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, औरतों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है, मर्दों को बुलाया जाता है, ठीक है, प्रधान को बुलाया जाता है वहाँ के कि सबको बुलाइए, और बताया जाता है कि देखिए अगर आप कोई सामान खरीदते हो कुछ गलत है तो आप कोर्ट में आके कंप्लेन कर सकते हो। कि क्या होता है ना, गाँवों में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो बहुत ख़राब सामान भेज देती हैं गाँव में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर डे 15th ऑफ मार्च को गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है। इस दिन गांव-गांव में क्या बोलते हैं, अलग अलग सरकारी टीचर्स जो होते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो जाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। ठीक है, कई बार जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो आगे एजुकेट करते हैं। रन अ कैंपेन जागो ग्राहक जागो, ये आप सबने सुना होगा अपने बचपन में। जागो ग्राहक जागो नाम का एक कैंपेन था जो गवर्नमेंट ने बहुत पहले शुरू किया था, अपने जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको जागरूक करने के लिए कि देखिए, जानिए, समझिए कि आप जो सामान खरीद रहे हो ना, वो आपके साथ अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सको। तो लोग की आंखें खुली हैं, लोग सही सामान खरीदें, एंड अगर वो गलत सामान खरीद ले रहे हैं तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए हैं। इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया था, जागो ग्राहक जागो। इंट्रोड्यूस कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर इन सिलेबस ऑफ इन सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाई CBSE। हाँ, तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। देखो, यही है कि गवर्नमेंट ने हमारे जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो क्लास 12 तक की एजुकेशन ले रहे हैं, इवन उसके आगे की भी जो एजुकेशन ले रहे हैं, CBSE के कहने पे इस चैप्टर को लाया। अब पहले क्या होता था, ये चैप्टर्स नहीं हुआ करते थे, बट अब ये चैप्टर्स होते हैं। तो अब आप जब लोग बाहर निकलोगे, अभी आप लोग 12th से, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदना शुरू करोगे, कॉलेजेस में जाओगे, अकेले रहोगे कहीं बाहर, तो आपके साथ कोई फ्रॉड कर नहीं पाएगा, और कोई करेगा भी तो आप ओपनली उसको बोल सकते हो, सुनो ऐसा है ना, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूं। एंड तुम उसको आंखों में आके डाल के देख के बोल सकते हो, आई विल सी यू इन कोर्ट। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर ये हिम्मत आ गई है। ठीक है, ये हिम्मत ही तो बिल्ड की इस चैप्टर ने। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। आर से होता है रिड्रेसल, यानी हमें इस चीज़ का अधिकार है कि हम रिलीफ ले सकें। आई से होता है इन्फॉर्मेशन, यानी ये हमारा अधिकार है कि हम प्रोडक्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को जानें। जी से मतलब होता है गेट टू एजुकेटेड, यानी कि ये हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को जानें। एच से मतलब होता है हर्ड, राइट टू बी हर्ड। ठीक है, ये है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू फाइल कंप्लेन एंड टू बी हर्ड इन एप्रोप्रिएट फॉरम। यानी हर एक कंज्यूमर, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, हर एक इंसान जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। बट इंडिया में हर एक इंसान, आप मान लीजिए, जो रह रहा है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी भी रेस, जेंडर, रिलीजन का हो, अगर वो भारत में रहता है तो उसके पास ये राइट है कि वो कंप्लेन कर सके, एंड उसके पास ये अधिकार है कि उसकी सुनी जाए। कोर्ट में जो जज है वो उसकी बात को सुने। तो राइट टू बी हर्ड, बहुत सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट वेरी सिंपल, राइट टू टेक एंड चॉइस। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, ये फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। रिड्रेसल, इंफॉर्मेशन, गेट टू एजुकेटेड और हर्ड यानी सुनना। अब टी से मतलब होता है टेस्ट या चूज, यानी कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपना सामान खुद चुने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू चूज फ्रॉम वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन देयर ओन लाइकिंग, दैट इज सेलर कैन नॉट फोर्स द कंज्यूमर टू बाई अ पर्टिकुलर ब्रांड। तो यानी कि ये जो राइट है कहता है कि कोई भी सेलर, टी फॉर मतलब होता है टेक और चूज। अब वैसे तो ये चूज था, बट हमने टेक मेरे सर ने इसलिए लगवा दिया ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। तो हर एक कंज्यूमर, जैसे तुम एक कंज्यूमर, तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम्हें क्या खरीदना है। लेट्स से तुम अगर कपड़ा खरीदने गए हो, अगर तुम्हें लाल कलर की टी शर्ट खरीदनी है, तो कोई भी सेलर या मॉल वाला या दुकान वाला तुम्हें ये नहीं कह सकता नहीं नहीं सर आप ये नहीं, ये खरीदो।
कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया में जिनकी ऐप डाउनलोड कर लेने से कॉल आती है, सर सर आप कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए। तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो आपको कन्विंस कर सकते हैं, बट वो आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फोर्स करता है कि आप मेरा कोर्स खरीदिए खरीदिए खरीदिए, तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। तो आपको इंडिया में कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, और सही बताएं तो फोर्स करता भी नहीं कोई। सब यही कहेंगे कि हम कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, एंड कन्विंसिंग के नाम पे वो एक सॉफ्ट फोर्स ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स ही कर रहे होते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल था, हम समझ गए, ठीक है। यही है, लोगों को बचने के बहुत से तरीके होते हैं। तो आप कंप्लेन करते भी हो तो तरीके होते हैं बचने के, बट अगेन आपके राइट्स दिए गए हैं आपको कि आप कर जरूर सकते हो, आप पीछे नहीं हट सकते हो, आप मतलब आप आवाज़ जरूर उठा सकते हो, इतने आपको राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट टू सेफ्टी। हाँ, तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, फिर से एक बार हम करते हैं। रिड्रेसल यानी हम रिलीफ ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यानी हमारे हक है कि हम इन्फॉर्मेशन जाने, गेट टू एजुकेटेड यानी हमारा हक है कि हम अपने हकों को जाने, हमारे अधिकारों को जाने, हर्ड का मतलब हमारी सुनी जाएगी और हमें सुनी जाए, ये भी हमारे पास हक है, हमारा अधिकार है कि हमारी सुनी जाए, और हम खुद से चूज़ करेंगे हमें क्या खरीदना है, कोई हमें फोर्स नहीं करता। और एस से मतलब होता है सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है ये देखिए, राइट टू सेफ्टी भाई। अच्छा ये मैंने क्या लिख रखा है, FSSAI, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, अच्छा ये इसी से कुछ रिलेटेड होगा। राइट टू सेफ्टी ये मैंने अपने स्कूल टाइम पे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे मुझे याद आ जाता है। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है अकॉर्डिंग दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। यानी कंज्यूमर का ये अधिकार है कि वो सेफ रहे। यानी कि अगर आप कोई सामान खाए हो और उससे बीमार हो गए ना, तो या फिर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, लेट से आपने कुकर यूज़ किया और कुकर समझिए उड़ गया, और उसके चक्कर में आपको कुछ हो गया, आपको कुछ नुकसान हो गया, तो भैया कंज्यूमर को ये राइट जाएगा कि वो सेफ रहे। ऐसा कोई कंपनी नहीं कह सकती कि हमारा इसने हमारा प्रोडक्ट खाया ही क्यों, ना खाता ना होता बीमार, या फिर ना यूज़ करता मेरी कंपनी का कुकर, ना होता चोट ना लगती। तो ऐसा कोई कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि कंज्यूमर को ये राइट दिया गया कि भैया तुम्हें सेफ रहने का अधिकार है। तो दुनिया की जितनी भी कंपनी है वो सामान ऐसा बनाएंगी जिससे जो कंज्यूमर है वो सेफ रहेगा। अब देखो यार, इसमें भी एग्जेम्प्टेड वाली चीज़ होती है। अब अगर तुम यार पान मसाला खा रहे हो, तुमको मतलब तंबाकू खा रहे हो, उसमें कैंसर हो रहा है, तो वहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी की बात नहीं आ सकती, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम दाल चावल खा रहे हो, किसी कंपनी का तुम चावल खरीद रहे हो, बासमती किसी भी कंपनी का, लेट्स से एग्जाम्पल मेरे मन में आ नहीं रहे हैं, तुम डेयरी मिल्क की चॉकलेट ही खा रहे हो, अरे यार डेयरी मिल्क का मुझे नाम नहीं लेना चाहिए वरना कैडबरी वाले गुस्सा आ जाएंगे बट अकी तुम उनका सामान खा रहे हो एंड तुम बीमार हो रहे हो, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि सर इसने हमारा सामान खाया ही क्यों, मत खाता। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हें राइट्स मिला हुआ है कि तुम्हें सेफ रहना है, चाहे तुम प्रोडक्ट कंज्यूम करो या ना करो, तो ये भी एक राइट है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, our next topic is very important, crucial and very 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 क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब इंटरेस्टिंग, कि यार देखो सब कुछ ठीक है, हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए कि कंपनी सामान जो है वो ख़राब ना बनाए, कंपनी के खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ अधिकार हमें दिए गए, ठीक है वो सही बात है, बट कुछ जिम्मेदारियां भी हमें दी गई हैं साथ साथ, उनको भी हमें फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि आप गैर जिम्मेदार हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं। एंड ये सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सही बात है, कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर कैश मेमो या फिर जिसको हम बिल बोलते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट विल बी सर्व एज अ प्रूफ। तो जब भी तुम कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदो ना, तो उसका बिल जरूर मांग लो। हम लोग कहते हैं ना बिल जरूर ले लेना, बिल जरूर ले लेना, ठीक है। वो हम क्यों कहते हैं, वो हम इसलिए कहते हैं कि कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, लेट से आप कोई कपड़ा लेकर आए घर पे, आप क्या आपने आके देखा तो वो आपको कुछ गड़बड़ निकल गया, ठीक है, उसमें कुछ आपने उसको पानी में धुलने डाला, उसका पूरा कलर ही उड़ गया, ठीक है, एक ही दिन में। तो आप जब वापस जाओगे दुकान पे तो उसने लेने से मना कर दिया, फिर आप चले गए कोर्ट में केस करने, कोर्ट में आपने केस कर दिया, कोर्ट ने बोला अच्छा बिल दिखाओ, आपने बोला सर बिल तो नहीं है, तो बोलेंगे तो क्या प्रूफ है कि तुमने इनकी दुकान से लिया है, तो इसलिए आपको बिल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंज्यूमर शुड ओनली बाई स्टैंडर्डाइज गुड्स, हाँ आपको स्टैंडर्डाइज गुड्स लेने हैं, आपको कोई भी आलू गड़ू गुड नहीं लेना है कि रोड पे पड़ा हुआ आपको मिल रहा है। लेट से आपको पहले FPO मार्क देखना है, ISI मार्क देखना है, एंड आपको गोल्ड पे जो हॉलमार्क्स आते हैं वो आपको देखने हैं। अब इसमें मैंने बहुत सारे थे, मैंने सबको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। गोल्ड पे होता है, ठीक है, ISI मार्क आपके ये कुकर उकर बना होता है, तो अगर ये मार्क नहीं बनाया तो मत लेना, ठीक है। तो आपको चेक करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो कुछ ऐसे ऑथेंटिक मार्क्स होते हैं जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक में दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लेना, उसको वहाँ पे आप रेफर कर लेना। ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग ये सिर्फ नहीं है बल्कि इंपॉर्टेंट है, बट अगेन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एंड अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उस पर हॉलमार्क होता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वो कुछ ऐसा दिखता है हॉलमार्क, यहाँ पर होता है, एग्जैक्टली यहाँ पर होता है, ये देखो
ठीक है, इस तरह। तो अगर ये बना है तो ही वो असली है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। एंड तो आप बोलोगे भैया पर हमें तो हम इतना कुछ पढ़ के जाएँ क्या? तो हाँ यार, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं, थोड़ा जल्दी। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट विद डीलिंग, दैट इज ही शुड बाई ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विस। अब ऐसा नहीं कि आपने कोकेन और गांजा खरीद लिया और फिर आप कह रहे हो आप बीमार पड़ गए, भैया वो लीगल ही नहीं है, वो लीगल ही नहीं है। तो कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट विद डीलिंग, दैट इज ही शुड बाई ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे है कि रीना नाम की एक लड़की थी, उसने कोकेन खरीदा एंड वो कोकेन खा के उसके चढ़ गया और वो छत से कूद गई। तो आप क्या लिखोगे? आप यही देखोगे ना कि इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें आंसर आप क्या लिखोगे? तो आपको लिखना होगा ऐसे है कि बताइए कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर था जो रीना ने नहीं फॉलो किया। मतलब मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। तो आप लिख दोगे जो रीना थी वो डीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं थी, उसने एक इलीगल गुड्स खरीद ली है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आप हंसने वाला थोड़ा सा, आई नो ये बहुत ही खराब जोक था, बट ठीक है। कंज्यूमर शुड नॉट बाई गुड्स एंड सर्विसेज इन हरी। हाँ, बहुत जल्दीबाजी में गुड्स नहीं खरीदना है। वाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर यूजिंग इट। लेट से आपने पीनट बटर खरीद लिया एंड आपको एलर्जीज हैं पीनट से, ठीक है। तो अब यार वो ऑब्वियस सी बात आपको नुकसान करेगा, ठीक है। अरे पढ़ना था ना पीछे कि वो पीनट बटर जो है वो बटर नहीं है, वो पीनट्स का ही पेस्ट है एक काइंड ऑफ। तो ऐसे, ठीक है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू यूज़ प्रोडक्ट सेफली, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन। हाँ, अब भाई ऐसा है कि भैया आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने यूज़र मैनुअल्स पढ़े ही नहीं, गलत गलत चला दिया, उसके अंदर आप बर्तन धोने बैठ गए, तो वो तो फिर ख़राब होना है ना। वैसे किसी ने बर्तन धुला है क्या? बताना मुझे, मतलब कमेंट्स में, ठीक है। कंज्यूमर मस्ट फाइल कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट फॉरम, ये तो हमें पता ही है, इफ़ ही सफर्ड एनी लॉस, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि हमारा 10 रुपये का केस है और हम चले गए नेशनल फॉरम में, वो नहीं पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए ना कितने रुपए से लेके, सिंपल है यार, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक है डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ 1 रुपये से लेके 10 करोड़ तक है स्टेट। देखो मुझे तो याद है इससे, ठीक है। एंड हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैंने एग्जाम दिया हुआ है तो मुझे याद ही रहेगा 12th में। एंड अगर 10 करोड़ 1 रुपये से लेके इन्फिनिटी तक है तो नेशनल, और 45 डेज़ के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आ सकते हैं, स्टेट से हमें नेशनल में जाने के 30 डेज़, एंड 30 डेज़ के अंदर हम नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस। अ वेरी 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 सिंपल टॉपिक। हर टॉपिक में मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि भैया ये चैप्टर ही बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है। समझते हैं इसका मीनिंग। इट इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ, हाँ ये सिंपल तुमको हिंदी में समझाता हूँ। इसका कंज्यूमर अवेयरनेस नाम से समझ में आ रहा है कंज्यूमर को अवेयर करना, तो ये वो एक्ट है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को अवेयर करते हैं। चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। वैसे क्या खत्म? अरे खत्म, चलो बहुत सिंपल है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑन अवेयरनेस। हम अवेयर करते कैसे हैं? तो हम सेल्फ रेगुलेशन और बिजनेस टू अवेयर कंज्यूमर सॉल्व देयर प्रॉब्लम। बिजनेस फर्म्स हैव सेट अप देयर ओन रिटेल कंज्यूमर सिस्टम। हाँ, आजकल बिजनेस क्या होता है, अपने ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, ताकि आप बिजनेस पे ट्रस्ट करो, वो खुद का ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर देती हैं, काइंड ऑफ डेस्क बना के रखी है, हेल्प डेस्क काइंड ऑफ। तो लेट्स से आपके साथ अमेजोन पे आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपको कोई गलत प्रोडक्ट आता है, तो आप कोर्ट नहीं जाते हो, आप अमेजोन के कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, आपको वो प्रोडक्ट वापस करा देते हैं, ठीक है। और आज हर कंपनी, ताकि वो कंज्यूमर का ट्रस्ट, उनका भरोसा जीत सकें, अपना खुद का एक रिड्रेसल सिस्टम बना के बैठी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप किसी भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है ना, तो आप कंपनी को बोल दो, कंपनी आपका काम कर देगी, वो आपका इशू सॉल्व कर देगी। अगर आपकी इंटरनेट तेज नहीं चल रहा है तो आप जियो वालों को डायरेक्टली कंप्लेन करो, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। करते नहीं हो अलग बात है, बट कोशिश वो करो, करेंगे, कुछ तो बहाने देंगे ना आपको वो। उसके बाद बिजनेस एसोसिएशन और कंज्यूमर टू अवेयर कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरियस कंज्यूमर एसोसिएशन आर एस्टैब्लिश। इंडिया में बहुत सारी कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं। अगर हम देखें तो ठीक है, स्पेलिंग हमारी गलत हो गई बट कोई बात नहीं। कंज्यूमर वाटर कंज्यूमर एसोसिएशन इंडिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, मिल नहीं रहा है अभी। इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशंस जो सेटअप हुए हैं ताकि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स बताए सकें। और गवर्नमेंट भी, आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि 15 मार्च था, अरे क्या यार भूल गया क्या मैं, कहाँ था 15 मार्च। हाँ देखो, गवर्नमेंट ने 15 मार्च को कंज्यूमर डे, फिर जागो ग्राहक जागो, सीबीएसई में चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना, इन तरीकों से गवर्नमेंट भी कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अवेयर कर रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ एनजीओज हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एनजीओज क्या कर रहे हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। ये वाली लाइनें लिख लेना अपनी कॉपी में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन नोट्स को बनाओ, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे इन नोट्स को बनाते चलो। तो कंज्यूमर जो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ का क्या है, जो एनजीओज हैं वो एजुकेट कर रहे हैं बाई ट्रेनिंग। मैंने बोला ना, गाँवों में ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, सेमिनार्स कराए जाते हैं, बेसिकली टेंट वेंट लगा के, और वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाती हैं, पीरियोडिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, और मैगजीन्स पब्लिश की जाती हैं कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए। ये तो बहुत सिंपल था।
चैप्टर ही खत्म होने वाला है, ठीक है। लोगों को इनकरेज किया जाता है एक्शन लेने के। हाँ, क्या होता है गाँव में लोग डर जाते हैं कि यार चलो हटाओ बड़ी कंपनी है, नहीं, लोगों को इनकरेज किया जाता है कि सुनिए आप लोग प्रोटेस्ट करिए कंपनी के खिलाफ, ठीक है। जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपकी सुनी जाएगी, और नहीं सुनी जाएगी तो आप कोर्ट में जाइए, ठीक है। प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करा देते हैं, उनके ब्याह पे कंप्लेन भी करते हैं। एंड कैरिंग आउट टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट इन लेबोरेटरी, यानी कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में जो बिक रहा है ना और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो उसको खरीदते हैं और उसकी टेस्टिंग कराते हैं, देखेंगे ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं सही है तो इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सम कंज्यूमर, ओह चलो ठीक है, ये मैंने अच्छा वो लिख लिया था। सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कुछ लिखी है यहाँ पे जो कंज्यूमर को अवेयर करती है, उनके लिए उनके बिहाफ पे कंप्लेन करती हैं, उनको प्रमोट, उनको जागरूक करती हैं। कौन कौन सी? कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कंज्यूमर केस दिल्ली, कॉज कॉमन कॉज दिल्ली, मुंबई ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा उतना नहीं था, बट इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अपने राइट्स को जानना, ठीक है। एक बार हम राइट्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। राइट्स का मतलब होता है, आर से मतलब होता है रिड्रेसल, रिड्रेसल का मतलब होता है कि रिलीफ को पाने का हमारा अधिकार है। इन्फॉर्मेशन का मतलब आई से होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन जाने प्रोडक्ट की, उसके सारी स्पेसिफिकेशन एंड एवरीथिंग। जी से होता है गेट टू एजुकेटेड, यानी कि हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को जानें, एंड इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्शंस लेती है, ठीक है। एच से होता है हर्ड, यानी कि हमारा अधिकार है कि हमारी सुनी जाए, ठीक है, और अप्रोप्रिएट फॉर्म में सुनी जाए। टी से मतलब होता है टेस्ट और चूज, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हम कौन सा सामान खरीदें, हमें अपने मर्जी से। एंड एस से होता है सेफ्टी, यानी कि हमारा अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें एज अ कंज्यूमर। चलिए ये भी हो गया, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, एंड कहाँ गया, ठीक है। एंड हमने ये सब चीज़ समझ में ली हैं, एंड प्लीज़ इसके नोट्स बनाते रहो, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। इस पूरे नोट्स को मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। वेट अ मिनट, मुझे यूट्यूब खोल लेने दो। एंड मैं इसको एज अ पीडीएफ नहीं, बल्कि मैं इसको एज अ एक्सेल ड्रॉ का लिंक ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली एक्सेल ड्रॉ पे आके देख लेना, ठीक है। इससे होगा, एक्चुअली पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होगा आई थिंक, हाँ नहीं होगा, पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होगा, तो नहीं, इस एक काम करूँगा ना, मैं इमेज टू पीडीएफ कर लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड अरे 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 भाई, ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। बाय द वे, इस चैप्टर की एक और वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड वो मुझे डिलीट इसलिए करना पड़ गया क्योंकि उसमें मैंने बहुत स्लो बोल दिया था। लेट मी शो यू, कहाँ है, ये रहा। एक्चुअल वीडियो कुछ इस तरीके से थी जो मैंने पहले बनाई थी, बट गलती से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, प्रॉब्लम हो गई, फिर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। एक बार फैल गया ये, एंड वीडियो बनाते बनाते रात भी हो गई थी, तो एक बार ये देखो, ठीक है। तो कोई नहीं, अब 1 घंटे हो चुके हैं, तो इस वाली ये भी वीडियो 1 घंटे की चली गई थी। 1 घंटे नहीं, आई गेस ये आधे घंटे की गई थी, बट वही है कि यार एक बार मैं, यही होता है ना यूट्यूब पे, अगेन यार मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। चलिए वीडियो ख़त्म कर दें, बाय, वीडियो कट करते हैं।